नमस्कार। आज हम भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ पाठ 3 इसके अंतर्गत इस पाठ का अगला अंक देखेंगे। इसके पहले हम फिर एक बार दोहरा लें कि भारत के सामने अनेक समस्याएं थी। नक्सलवाद की समस्या, धर्मवाद की, प्रदेशवाद और आंतरिक चुनौतियाँ जो आज भी है। उसके अंतर्गत हमने पंजाब में असंतोष इसे देखा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है वो हमने देखा था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। पूर्वोत्तर भारत की समस्या, उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो 8 राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत कहलाते हैं, उसके अंतर्गत असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन राज्यों का समावेश था। उसी के साथ साथ मिज़ोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश जो स्वतंत्रता की मांग की उन्होंने की और वे अपने अपने कार्यों में आज स्वतंत्रता से कार्यरत हैं। आज हम देखेंगे नक्सलवाद। नक्सलवाद के अंतर्गत हम देखेंगे नक्सलवादी आंदोलन। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलवादियों ने अल्प भूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और वर्ष 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोपकर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। नक्सलवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिसकी वे मांग करते हैं वो है उनके कृषि क्षेत्र और उनकी जो फसलें हैं वो, और जो ज़मीन है उसकी वे मांग करते हैं कि वे हमारे हक में हैं और वे चाहते हैं कि इस पर उनका अधिकार हो। ज़मींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े ज़मींदारों की ज़मीनों को छीन लेना, उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्य थे। अब नक्सलवादी चाहते थे कि जो ज़मीन है और उसमें की जो उपज है वो उनकी है और इसके अंतर्गत जो उनकी जो नक्सलवादी उद्देश्य था, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, नक्सलवादी आंदोलन, इसके अंतर्गत उनके उद्देश्य ये थे कि जो बड़े ज़मींदारों को ज़मीन छीन लेना, जो बड़े ज़मींदार हैं उन्होंने उनकी ज़मीन छीन लिया था, फिर उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादियों का उद्देश्य था और जो कृषि समितियों की स्थापना करना, उनको कृषि की समिति स्थापित करना था, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था नक्सलवादी संगठन का। आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुँचे। इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली और जो नक्सलवादी पहले सिर्फ ज़मीन, कृषि, फसल पर ही सीमित थे, उतना ही उनका उद्देश्य था, लेकिन अब जो उनका उद्देश्य था वो बदल चुका था और जिस बात के लिए वे आंदोलन कर रहे थे वो भी बदल गई थी। अब शासन के द्वारा कोई भी उपक्रम चलता था या उनके कल्याण के लिए कोई योजना बनती थी तो वो जनता तक पहुंचने ही नहीं देते थे
और उन्होंने धीरे धीरे आतंकवाद की शरण लेना शुरू किया। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इसी प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में सामने आया। एक बहुत बड़ी चुनौती जो देश के सामने थी नक्सलवाद की, किस तरीके से इस चुनौती का सामना किया जाए, और ये चुनौती देश के लिए बहुत बड़ी साबित हुई। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। यहाँ लिखा है कि जो नक्सलवाद कहाँ से शुरू हुआ, तो हमें बताया जाता है कि नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से था। बाद में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश की पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर के कुछ प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, ओडिशा के कोरापुर में फैला। और ये जो है नक्सलवादी गतिविधियां हैं, भारत की कई जगहों में वो फैल चुका है। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी नामक संगठन की स्थापना की गई। यह संघर्ष अब भी जारी है। और ये जो संघर्ष है PLGA का अर्थात पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इनका जो संगठन है, उनकी जो नोक झोंक है, जो संघर्ष है, वो आज भी जारी है। अब हम देखेंगे संप्रदायवाद। संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। हमारा देश विविधतापूर्ण है, हर चीज़ में विविधता है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। लेकिन आज हमारे देश की एकता और एकात्मता के लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बन गया है, वो है संप्रदायवाद। संकीर्ण धार्मिक दुर्भिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। हमारा देश एक मिसाल है कि इतनी सारी विविधता होने पर भी देश में एकता कायम है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे देश में जाते जाते संप्रदायवाद के बीज उन्होंने बो दिए। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों को का रहना और अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादित को लांघ जाता है, तब उसका रूपांतरण दुर्भिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। परिणामतः धर्मांधता उत्पन्न होती है। और यहाँ लिखा है कि अपने अपने धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी सीमा होती है। इसके बाद अगर कोई आगे बढ़ता है तो इससे कट्टरता उत्पन्न होती है। धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। जो संप्रदायवाद है उसकी नींव क्या है? धर्मांधता। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। अलग अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। और जो धर्म है, अगर लोग अपने ही धर्म के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देश बंधु हैं, उन्हें शत्रु समझा जाता है। एक दूसरे के तीज त्योहारों, पर्वों, उत्सवों के अवसरों पर
इकट्ठे आना भी कम होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्म को कट्टरता से उसके नियमों का पालन करते हैं, और जो एक दूसरे के प्रति विश्वास था, अगर वो समाप्त हो जाए तो लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते हैं और केवल अपने ही धर्म के बारे में वे सोचते रहते हैं। धर्मांधता के कारण अपने आसपास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, ये जो बार बार आ रहा है, और वो है धर्मांधता। मतलब धर्म के प्रति अंधापन। हम अपनी आँखों को इतनी बंद कर देते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हम वो नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आँखें क्या हो गई है, उसे देखना ही नहीं चाहती है, और हम अपने धर्म में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम दूसरे धर्मों की या दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते। कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। मतलब धर्मांधता इतनी बढ़ जाती है जब, यानी धर्म का अंधापन जिसे कहते हैं, इतना बढ़ जाता है कि लोग जो है आर्थिक और सामाजिक समस्या का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर ही करने लग जाते हैं। हम विशिष्ट धर्म के हैं, अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम पर निरंतर अन्याय हो रहा है। और लोगों की सोच इस प्रकार से हो जाती है कि हम इस धर्म के हैं ना, इसलिए हमें वो जगह राजनीति में नहीं मिल पा रही है, या हम इसलिए पिछड़ गए हैं, या इसलिए हमसे ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसी सोच इंसानों की बन जाती है। सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है, और लोगों की सोच इस तरह की हो जाती है कि राजनीति के अंतर्गत सरकार क्या कर रही है, हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है, ऐसा विचार लोगों का बन जाता है। यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती है, और ये भावना जो है किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहती। यहाँ पर सभी लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं, और ऐसी धारणा सामान्य रूप से सभी मनुष्यों में, सभी लोगों में बनते जाती है। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अपना धार्मिक प्रतीकों को जाने अनजाने कोई अवमानना कर दे तो इसकी परिणति दंगे फसाद में हो जाती है, और लोग इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं अपने धर्म के लिए कि वो अपने जो धर्म है या अपने जो धर्म के प्रतीक है, अगर उसके बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो बात दंगे फसाद तक, मतलब लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। किसके कारण? धार्मिक प्रतीकों को अगर अवमानना दी जाए, या फिर धर्म के प्रति किसी ने अगर कुछ कह दिया तो लोग जो है दंगे फसाद तक फैल जाते हैं। सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। धर्म के कारण दंगे फसाद तो होते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता है, और वे निर्दोष होते हैं, निरपराध होते हैं, लेकिन वे लोग इस फसाद में मारे जाते हैं जिनका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं होता। करोड़ों रुपयों की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है, सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है। और यदि इस तरीके से धर्म के नाम पर अगर दंगे फसाद होते हैं तो क्या होता है कि जो संपत्ति है वो तो स्वाहा, खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन जो सार्वजनिक शांति होना चाहिए देश में, वो शांति भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और लोग जो है बिल्कुल तितर बितर हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, और जो उनकी शांति थी वो वातावरण खत्म हो जाता है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ साथ जीने का आधार होता है। अगर हम देखें लोगों को, तो जो व्यक्ति है वो आपस में जब रहता है तो
मिलजुल कर रहना पसंद करता है। लेकिन इस तरीके के दंगे फसाद से जो उनका विश्वास है वो धीरे धीरे नष्ट होता है और वहाँ पर अविश्वास उत्पन्न होता है। क्योंकि जीवन अगर जीना है तो एक दूसरे पर विश्वास रहेगा तो ही जीवन सफल हो सकता है, सुखद हो सकता है। लेकिन इस नियम को हिलाया जाता है। यदि यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। और जब ये विश्वास जो लोगों ने आपस में बनाया था, अगर ये विश्वास ही हिल जाता है धर्म के नाम पर, तो क्या होता है, उनकी जो एकता है उसको चोट पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता को कैसे साधेंगे? अगर देश में धार्मिक एकता नष्ट हो रही है या उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है तो धर्म के कारण क्या हो जाएगा? सामाजिक एकता को धक्का लगेगा। और समाज में अगर हलचल हो रही है तो इसका असर निश्चित ही किस पर होगा? राष्ट्रीय एकता पर होगा। और ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती है और इसलिए इसका असर एक दूसरे पर होता है। हम सभी को धार्मिक संप्रदाय के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल मिल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम कैसे प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास अलग अलग धर्मों के लोग हैं। निश्चित ही है, सिर्फ हमारे धर्म के लोग रहेंगे ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है? सभी धर्म के लोगों के साथ घुल मिल कर रहना है, क्योंकि वे ही हमारे साथी बन सकते हैं। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारी समाज की समस्या है या हमारी आर्थिक समस्या है वो धर्म के साथ नहीं जुड़ सकती, वो अलग बात है। तो हम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ न जोड़ें। धार्मिक सौहार्दता क्यों नष्ट होती है? इसके लिए कौन से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण हैं? इनकी हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है। तो संप्रदाय अगर नष्ट हो जाएगा तो राष्ट्रीय एकात्मता हमारी क्या हो जाएगी? दृढ़ हो जाएगी। यही एकमात्र क्या है? उपाय है। हम अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन उसको हम समस्या के रूप में अपने देश के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए। अब है प्रदेशवाद। अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद कहलाता है। जो प्रदेशवाद है अर्थात सभी को अपने प्रदेश से बहुत लगाव होता है, बहुत अभिमान, गर्व रखना, यही क्या है? प्रदेशवाद। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने ही प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। जैसे मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रांताभिमान हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने राज्य को महत्व दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा प्रदेश है। लेकिन अगर हम दूसरे प्रदेश को निम्न आंकते हैं या सिर्फ ये मेरा ही भारत में ये मेरा ही बंगाल है और ये मेरा ही महाराष्ट्र, अगर इस तरह की भावना आ जाती है और दूसरे राष्ट्रों की हम कोई गिनती ही नहीं रखते, तो ये अभिमान देश के लिए बहुत ही समस्या भरा साबित हो सकता है। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुर्भिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और ये जो अभिमान है अपने प्रदेश के प्रति, तो ये जो है इससे किसी प्रकार से देश को या उस प्रदेश को लाभ नहीं होता, बल्कि ये अभिमान एक मुश्किल का, एक समस्या खड़ी करने का कारण सिद्ध हो सकता है। विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है।
स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए। जब देश आज़ाद हुआ तब हर एक राज्य की अलग अलग प्रगति हुई। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ, परंतु ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है। हाँ, जो राष्ट्र है अगर वो प्रगति करना चाहता है तो उसका आर्थिक विकास होना चाहिए और उसका सुधार होना चाहिए। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साध सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर्थिक विकास से मजबूत राष्ट्र होते हैं वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति सभी की प्रगति होती है। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता वे राज्य शैक्षणिक एवं नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। तो जिन राज्यों का इस तरीके से विकास नहीं होता है शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी और प्रगति से, तो ऐसे जो राष्ट्र है वो क्या होते धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसे समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। और अगर राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी तो ऐसे राष्ट्र है वो क्या करते हैं, पिछड़ापन उनमें आ जाता है, शैक्षिक शिक्षा के प्रति वे पिछड़ जाते हैं। उस राष्ट्र में बेरोजगारी आती है और जब बेरोजगारी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दरिद्रता जैसी समस्या वहाँ पर आ जाएगी। इससे अलग अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और किसी राज्य ने अधिक प्रगति किया, किसी ने कम, तो क्या हो जाता है, उनके बीच में आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द, आपसी प्यार क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होता जाता है और उसका दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक असंतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार प्रयत्नशील है और सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि इस तरीके से जो तालमेल बिगड़ रहा है उसको सुधारे। ये प्रयत्न हमेशा सरकार करती है। प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत हैं क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में, उसके इतिहास, संस्कृति के बारे में कि वो बहुत श्रेष्ठ है और इस तरीके से भावना रखते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है, जो हमारा जो प्रांत वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊंच नीच यहाँ पर आ गई है, क्योंकि जो राष्ट्र, जो प्रांत प्रगतिशील पर है तो वो छोटे जो अविकसित प्रांत है उसको संभालते नहीं हैं और उनके साथ में किसी प्रकार का व्यवहार रखना नहीं चाहते, कोई साझेदारी वे नहीं चाहते। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रदेशवाद के अंतर्गत एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से उत्तम होने की होड़ में लग जाता है और ये खतरा हो जाता है राष्ट्रीय एकात्मता के लिए। हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा
चुनौतियों का अध्ययन किया, लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्या, दरिद्रता, मकान और 2 समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्या भारत के सामने खड़ी है। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगले पार्ट में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। तो आज भी बच्चों हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं जिसका समाधान अभी भी बाकी है। तो इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और आपको स्वाध्याय के रूप में लिखना है टिप्पणी। प्रश्न लिखिए, टिप्पणी लिखिए। पहली टिप्पणी आपको लिखना है नक्सलवादी आंदोलन और दूसरी टिप्पणी आप लिखोगे प्रदेशवाद। प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। पहला है नक्सलवादी आंदोलन और दूसरा है प्रदेशवाद। तो इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है और ये तासिका भी समाप्त होती है। तो अगली तासिका में हम स्वाध्याय हल करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।